Hello everyone, this is Professor MH और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 16 एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 3 एज पर NEP 2020। सब्जेक्ट इज़ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम लोग कर रहे थे मॉड्यूल 1 यूनिट 1 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और आज एक नया स्टैंडर्ड करेंगे, दैट इज़ इंडियन AS 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, जिसका इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम लोग को प्रैक्टिकल समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखो, इंडियन AS 113 वैल्यू, फेयर वैल्यू मेजरमेंट, आपको मेजर करना क्या, वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, अनबायस नहीं होनी चाहिए, बायस नहीं होनी चाहिए, अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी फेयर वैल्यू मेजरमेंट। तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट इज़ नथिंग बट मेजर करो ऐसी वैल्यू जो फेयर हो, प्रॉपर हो, ठीक है। तो इसी के बारे में इंडियन AS 113 ने कहा है। तो सबसे पहला क्या बोला है कि फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए आपको क्या देखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज़ ए मार्केट बेस्ड मेजरमेंट, नॉट एन एंटिटी स्पेसिफिक मेजरमेंट। तो इसमें जो मेजरमेंट होगा वो मार्केट बेस पे होना चाहिए। मार्केट में क्या चल रहा है, तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई रहती है, तो उसके हिसाब से मेजरमेंट होना चाहिए, नॉट एंटिटी स्पेसिफिक। मतलब मुंह देख के काम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होना चाहिए। एंड दिस प्राइस शुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर द लायबिलिटी इन नॉर्मल ट्रांजैक्शन। तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट में क्या होता है, ये एक मेजरमेंट होता है जिसमें हम लोग मार्केट के बेस पे मेजरमेंट करते हैं, एंटिटी स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं होता है। और जो भी प्राइस डिसाइड होता है टू रिसीव टू सेल एन एसेट, एसेट बेचने पे जो प्राइस मिलता है या लायबिलिटी को ट्रांसफर करने पे मिलता है इन ए नॉर्मल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो कोई भी बोले व्हाट इज़ फेयर वैल्यू मेजरमेंट, तो वो मेजरमेंट जो मार्केट बेस्ड होता है, एंटिटी स्पेसिफिक नहीं होता, और जो प्राइस मिलता है वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन पे जो मिलता है, एसेट को बेचने पे, लायबिलिटी को ट्रांसफ़र या पे करने पे, ठीक है। एकदम सिंपल है। अब इसका देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव फेयर वैल्यू क्यों किया जाता है फेयर वैल्यू पे। अब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, सामने वाला कोई प्राइस है, जैसे कोई आप लैपटॉप खरीद रहे हो 40,000 का है, लेकिन वो आपको कोई बेच रहा है 60,000 में, तो आप बोलेंगे इतना क्यों चार्ज कर रहा है। तो व्हाट शुड बी द फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू से ये पता चलता है कि उसका प्राइस ना ज़्यादा हो ना कम हो। फेयर वैल्यू इज़ एलिजिबल, मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो इससे क्या मिलेगा आपको, क्या ऑब्जेक्टिव है फेयर वैल्यू मेजरमेंट करने से। तो मेजरमेंट करने से क्या होता है कि अपने को प्राइस डिसाइड हो जाता है कि एक्चुअल में उसका प्राइस क्या होना चाहिए। कोई भी चीज़ का प्राइस एक हद तक बराबर होता है, उसके ऊपर ज़्यादा लगने लगता है और उससे कम कुछ ज़्यादा ही नीचे चला जाता है। तो इट शुड हेल्प इन एस्टिमेशन ऑफ प्राइस। दूसरा, एट विच एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन टू सेल द एसेट और ट्रांसफर द लायबिलिटी, देखो ये रिपीट किया है, ट्रांजैक्शन को ऑर्डरली करने पे आपको हेल्प मिलता है। अगर आपने फेयर वैल्यू मेजरमेंट किया तो आपको प्राइस पता चल जाएगा, आप ट्रांजैक्शन को ऑर्डरली प्रॉपर वे में ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर पाओगे, चाहे वो एसेट बेचने का हो, चाहे लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करने का या लायबिलिटी को पे करने का हो। तीसरा, बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट, जैसे मैंने अभी बोला मार्केट बेस्ड है, डिमांड एंड सप्लाई। अब जैसे शेयर मार्केट आपने सुना होगा, शेयर मार्केट में बायर होते, सेलर होते, बायर होते हैं, सेलर होते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से शेयर का प्राइस ऊपर नीचे जाता है। तो वहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। खरीदने वाले अगर खरीदना चाहते ज़्यादा पे तो बायर अपना प्राइस बढ़ा देगा। अब बायर अगर प्राइस नहीं बढ़ाता, खरीदने वाले नहीं है, तो बायर अपना प्राइस कम कर देगा। तो बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट होना चाहिए, उनको कोयर्स नहीं करना चाहिए, मतलब कोई फोर्स नहीं करना चाहिए आपको इतने प्राइस पे ही इसको बेचना है, खरीदना है। तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट से क्या होता है, प्राइस डिसाइड हो जाता है, ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली कर पाते हो बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट एट ए मेजरमेंट डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे आप वो ट्रांजैक्शन कर पाओगे। तो फेयर वैल्यू एक और है इसका पॉइंट, अंडर करंट मार्केट कंडीशन, ये रहा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फेयर वैल्यू मेजरमेंट क्या होता है कि आप एक ट्रांजैक्शन कर लो एट ए प्राइस जो डिसाइड हो मार्केट पार्टिसिपेंट के बीच में एट ए पर्टिकुलर डेट अंडर ए पर्टिकुलर कंडीशन। तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट आपको हेल्प करता है कि भाई आप एक ट्रांजैक्शन करो, प्रॉपर ट्रांजैक्शन करो बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है खरीदने के लिए, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है बेचने के लिए, एट ए पर्टिकुलर डेट अंडर ए मार्केट कंडीशन, जो मार्केट का कंडीशन चल रहा है उसके अंदर। तो कोई किसी के दिमाग पे बंदूक रख के बेचने के लिए नहीं बोलेगा और ख़रीदने के लिए नहीं बोलेगा।
तो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेयर वैल्यू मेजरमेंट। फिर देखो इसके अप्रोच आते हैं। देयर आर 3 अप्रोचेस टू मेजर फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू को आप जब मेजर करते हो, अब आता है फेयर वैल्यू। वैल्यू क्या वैल्यू होना चाहिए, किस बेस पे वैल्यू होनी चाहिए, तो ये तो इसका मीनिंग पार्ट है। अब इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करती है, तो 3 अप्रोच है इसमें। एक है मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच में मतलब वही डिमांड एंड सप्लाई, uses the price and other relevant information generated by market transaction involving identical or comparable similar asset liability group of asset such as business। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्राइस और अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाय मार्केट ट्रांजैक्शन, मार्केट में क्या भाव चल रहा है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो पहले ये देख लेते हैं ना मार्केट में क्या भाव चल रहा है। तो मार्केट में सेम भाव चलेगा या थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा तो आप ऑर्डर कर दोगे। तो मार्केट में फेयर वैल्यू जो होता है, फेयर वैल्यू मेजर करते हैं, आप पहला देखते हो कौन सा अप्रोच लेते हो, मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरा अप्रोच कॉस्ट अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच मतलब उसको बनाने का खर्चा। तो दिस मेथड डिस्क्राइब हाउ मच कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग एसेट लायबिलिटी इन ऑर्डर टू मेक इट इन वर्किंग कंडीशन। ऑल रिलेटेड कॉस्ट विल बी एट फेयर वैल्यू। इट एक्चुअली कंसिडर द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी टू फाइंड आउट द फेयर वैल्यू। ये इसका ऑफिशियल लैंग्वेज दिया। लेकिन कॉस्ट अप्रोच क्या है, कितना खर्चा लग रहा है उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए एग्जिस्टिंग एसेट और लायबिलिटी इन ऑर्डर टू मेक इट इन अ वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर चल सके तो उसके लिए कितना खर्चा हो। तो ये एक अप्रोच आप ले सकते हो फेयर वैल्यू डिसाइड करने के लिए। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि ये समझने के लिए कैसे करने का। कॉस्ट अप्रोच मतलब अभी जैसे आप एग्जांपल के तौर पे एक लैपटॉप खरीदने गए, लैपटॉप है 40,000 का। कितना है, 40,000 का लैपटॉप है। उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन है 15,000। तो एक्चुअल में वो कितने का बना, 25,000 उसकी कॉस्टिंग है, 25,000 उसकी कॉस्टिंग है। तो 25,000 अगर नहीं भी बिके, कभी बिक ही नहीं रहा है, तो एटलीस्ट 25,000 में बेचेंगे तो उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो कॉस्ट अप्रोच यही बताता है कि एटलीस्ट उतना जितना उस एग्जिस्टिंग एसेट या लायबिलिटी को आप रिप्लेस करने में लगाओ इन ऑर्डर टू मेक इट इन वर्किंग कंडीशन। तो 25,000 में भी बिकेगा तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, तो एग्जाम्पल के तौर पे वो अपना बिजनेस को रन कर सकता है। लेकिन कॉस्ट के नीचे बेचेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो फेयर वैल्यू नहीं होगा। फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि ऐसा वैल्यू जिससे किसी को नुकसान ना हो। फेयर वैल्यू का मतलब ऐसा वैल्यू जिससे किसी से नुकसान ना हो। मार्केट प्राइस, मार्केट में भाव ही उतना चल रहा है तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में भाव नहीं चल रहा है तो हम एक प्राइस के नीचे नहीं दे सकते, एक प्राइस के ऊपर नहीं दे सकते। तो कॉस्ट है, जितना कॉस्ट लग रहा है भाई उतना तो मिले, उसके नीचे करेंगे तो मतलब ही नहीं। तो फेयर वैल्यू एटलीस्ट कॉस्ट पे होना चाहिए। आ रही बात समझ में आपको। और थर्ड जो है इनकम बेस पे, फ्यूचर में आपको क्या इनकम मिलने वाली उसके बेस पे होता है। तो ये तो एकदम सिंपल है कि आप उसकी फेयर वैल्यू डिसाइड करते हो कि फ्यूचर में जो भी अमाउंट मिलेगा उसको डिस्काउंट कर देने का। क्या कर देने का, डिस्काउंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 साल तक आपको 100 रुपया मिलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, सब में आपको 100 रुपया मिलेगा। अब ये 100 रुपया मिलेगा तो एक्चुअल में 500 ही मिलेगा ना, लेकिन ये 500 रुपये आपको 5 साल तक मिलेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में देखेंगे कि 500 रुपया मुझे आज कितना दिखता है, तो डिस्काउंट कर देने का। तो एक पीवी फैक्टर आता है, जैसे 10% का है तो 0.909, इससे मल्टीप्लाई करने का, टोटल करने का, तो आपको मिल जाएगा इनकम अप्रोच। तो इज़ वेरी सिंपल। एमकॉम लेवल पे तो आपको ये समझ में आ जाएगा इनकम अप्रोच का, इज़ वेरी सिंपल। तो ये 3 अप्रोच होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके वेरिएबल्स के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। इनपुट्स टू वैल्यूएशन टेक्निक्स, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा आपको ये इंडियन AS 113, लेकिन बहुत सिंपल है, एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो वैल्यूएशन टेक्निक्स क्या होता है, यूज टू मेजर द फेयर वैल्यू शैल मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रेलिवेंट ऑब्जर्वेबल इनपुट्स एंड मिनिमाइज द यूज ऑफ एब्जॉर्ब इनपुट्स, कि जो इनपुट्स को आप एब्जॉर्ब करो, जो ऑब्जर्व हो रहा है तो उसको यूज़ करने का, और जो अनएब्जॉर्ब रह के ये चीज़ यहाँ पे नहीं आ सकती उसका नहीं करने का, मिनिमाइज़ करो उस चीज़ को। तो इसके लिए 3 लेवल है। इनपुट्स टू वैल्यूएशन टेक्निक के अंदर 3 टेक्निक्स है, जिससे हम लोग उन्हीं इनपुट के ऊपर फोकस करते हैं जो हमें वहाँ ऑब्जर्व हो। उन चीज़ों पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे जो अनएब्जॉर्ब हो, ठीक है। अब ये एब्जॉर्ब और अनएब्जॉर्ब का मतलब मैं आपको बताता हूँ। पहला लेवल 1 इनपुट्स होता है। लेवल 1 इनपुट्स क्या बोलता है, इसके अंदर 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 क्या बोलता है, आर द कोटेड प्राइस, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो, बाकी सब भी दिया है लेकिन ये ज़्यादा समझ में आ जाए। आर कोटेड प्राइस अनएडजस्टेड इन एक्टिव मार्केट फॉर द आइडेंटिकल एसेट एंड लायबिलिटी।
कोटेड है, बोल दिया ये प्राइस चल रहा है, जैसे शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में ये प्राइस है, कोटेड है, अनएडजस्ट है, एक्टिव मार्केट चल रहा है, मार्केट चल रहा है, इसमें ये प्राइस है, 100 रुपये का शेयर मिल रहा है। आ रही बात समझ में? सेम कंपनी का शेयर दूसरे कंपनी का है, वो भी उसी रेंज में भाग रहा है। तो ये लेवल 1 इनपुट है। अगर आपको डिसाइड करना है, जैसे मेरा कंपनी है जो ऑयल में है, ऑयल इंडस्ट्री में है, तो मेरे कंपनी का शेयर का प्राइस कितना होगा, तो आप देखो सिमिलर कंपनी का प्राइस क्या चल रहा है, तो अब उस लेवल के इनपुट ले सकते हो, लेवल 1 आएगा। तो उसमें आप कोटेड प्राइस लो जो मार्केट में कोटेड है और मार्केट एक्टिव है, एक्टिव मतलब मार्केट रनिंग है, उसमें से जो भी कोटेड होगा, जो प्राइस चल रहा होगा, वो ले लेने का वैल्यूएशन करने के लिए फेयर वैल्यू को। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया है कि एंटिटीज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन कोटेड इन बीएससी, बीएससी पता है ना, इंडिया एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज USA. However, the significant are being done at BSE only. The fair value of the investment would be reference to the quoted price of BSE India only, which is level 1 fair value, direct quoted price with no adjustment. BSE में उसका वैल्यू चल रहा है तो हम लोग वही लेंगे। ठीक है, सिमिलर है तो उसी से रिलेटेड हम लोग उसका फेयर वैल्यू डिसाइड कर लेंगे। तो लेवल 1 क्या बोलता है? लेवल 1 ये बोलता है एक्टिव मार्केट में देखो और उसका कोटेशन क्या आ रहा है। एक्टिव मार्केट कोटेड प्राइस इन एक्टिव मार्केट, कोटेड प्राइस इन एक्टिव मार्केट, कोटेड प्राइस इन एक्टिव मार्केट। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं लेवल 2 इनपुट। इसमें क्या बोलता है? अदर देन कोटेड प्राइस इंक्लूडेड विद इन द लेवल 1 दैट इज ऑब्जर्वेबल फॉर द एसेट एंड लायबिलिटी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो कोटेड है उसको छोड़ के, जो कोटेड है, अदर देन बोला है ना, अदर देन कोटेड प्राइस, उसको छोड़ के, जो कोट हुआ है उसको छोड़ के बाकी जो रहेगा वो ले लेने का। जो एब्जॉर्व कर पाओ आप कि सामने दिख रहा है कि यार ये तो कोटेड है, बीएससी में ये चल रहा है, लेकिन बीएससी का नहीं है इन्फॉर्मेशन, उसको छोड़ो। सिमिलर चीज़ बीएससी में नहीं चल रही है लेकिन अदर मार्केट में चल रही है। तो अब इसके अंदर कैसा है, तो कैसे लेने का? कोटेड प्राइस ऑफ सिमिलर एसेट इन एक्टिव मार्केट। तो आप क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऑयल का रेफरेंस दिया था, तो ऑयल के रेफरेंस में कैसा था कि कोटेड प्राइस ऑफ सिमिलर एसेट, तो सेम एसेट का वैल्यू एक्टिव मार्केट में है क्या, दूसरी कंपनी सिमिलर है क्या, वो लेने का। दैट इज द लेवल 1। लेवल 2 इनपुट। यहाँ पे क्या बोला? एग्जैक्टली वही लेने का। कोटेड प्राइस एक्टिव मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, वो लेने का। यहाँ पे सिमिलर एसेट और लायबिलिटी इन एक्टिव मार्केट, उसी से सिमिलर लेने का। तो लेवल 2 में सिमिलर लेने का कोटेड प्राइस, और कहाँ पे? सेम एक्टिव मार्केट में। दूसरा कोटेड प्राइस अगेन आएगा लेकिन नॉट एक्टिव मार्केट, उसमें भी सिमिलर एसेट एंड लायबिलिटी आएगा लेकिन नॉट एक्टिव, तो वो चीज़ एक्टिव में नहीं है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। लेवल 2 में ऐसा है। और थर्ड में इनपुट अदर देन कोटेड प्राइस दैट आर ऑब्जर्वेबल फॉर द एसेट एंड लायबिलिटी। एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल है जो थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा आपको। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटीज़ है, क्रेडिट स्प्रेड है, मार्केट कोरोबरेटेड इनपुट्स हैं, ये थोड़ा वो है। लेकिन इसमें क्या बोला, यहाँ पे बोलता है लेवल 1 इनपुट कि भाई आप कोटेड प्राइस लो जो एक्टिव मार्केट में है। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब वही जो प्राइस चल रहा है, दैट एंटिटी एक्सेस एट ए मेजरमेंट डेट। लेकिन आप अगर कोटेड प्राइस सिमिलर एसेट या लायबिलिटी का लेंगे, आइडेंटिकल क्या होता है? आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम, सिमिलर, एकदम वो होता है, मतलब यही चीज़ है, तो उसका प्राइस ले लेने का। लेकिन अगर आप कोटेड प्राइस ऑफ सिमिलर, उसी से थोड़ा बहुत 19-20 मिलता है, तो आप उसको लेवल 2 बोलेंगे। या सिमिलर का कोटेड प्राइस लेंगे लेकिन वो एक्टिव मार्केट में नहीं होगा, तो वो लेवल 2 में आ जाएगा। और इनपुट अदर देन कोटेड प्राइस, आप वो भी ले सकते हो कि एसेट एंड लायबिलिटी से रिलेटेड वो कोटेड प्राइस नहीं है लेकिन कुछ और इनपुट है, कोई और इन्फॉर्मेशन है, उस बेसिस पे आप कर सकते हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया है, देखो लेवल 3 फिर करेंगे। एन एंटिटी हैज़ एन इन्वेस्टमेंट इन अनदर एंटिटी विच हैज़ अ नो एक्टिव मार्केट। एक कंपनी ने दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जिसका एक्टिव मार्केट नहीं है। हाउएवर सिमिलर इन्वेस्टमेंट इज बीइंग ट्रेडेड इन द एक्टिव मार्केट, लेकिन वैसा सिमिलर एक्टिव मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तो नाउ द फेयर वैल्यूएशन कैन बी डन बाय आइदर प्राइसेस बेस्ड ऑन द मार्केट विच इज नॉट एक्टिव और सिमिलर ट्रेडेड इन द एक्टिव मार्केट, दिस वुड बी कंसिडर्ड लेवल 2 इनपुट। अब जैसे ए ने बी में इन्वेस्टमेंट किया, अब बी क्या है? एक्टिव मार्केट नहीं है, नॉन एक्टिव है, तो दो ऑप्शन है इसको वैल्यू करने का, फेयर वैल्यू निकालने का। यही सिमिलर आप देखो एक्टिव मार्केट में सिमिलर, या
नॉन एक्टिव मार्केट में देखो। तो दोनों में से जो भी आपको लगेगा वो आप उसको फेयर वैल्यू के वैल्यूएशन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसलिए बोले ना, एक एंटिटी ने दूसरे एंटिटी में इन्वेस्ट किया जिसका एक्टिव मार्केट नहीं है, तो सिमिलर देखो। एक्टिव मार्केट नहीं है तो एक्टिव मार्केट में देखो सिमिलर इन्वेस्टमेंट है क्या, नहीं है तो नॉन सिमिलर में ले लो, नॉन एक्टिव मार्केट में देख लो क्या प्राइस चल रहा है और उससे हिसाब से फेयर वैल्यू डिसाइड कर लो, ठीक है। थोड़ा सा ये मोनोटोनस लगेगा आपको, लेकिन ठीक है। लेवल 3 में आते हैं, अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स फॉर द एसेट एंड लायबिलिटी। इसके अंदर अनऑब्जर्वेबल यूनिट आएगा, थोड़ा बोलने में ये हो जाता है। अनऑब्जर्वेबल इनपुट शैल बी यूज टू मेजर द फेयर वैल्यू टू द एक्सटेंट दैट आर रेलिवेंट ऑब्जर्वेबल इनपुट्स आर नॉट अवेलेबल, देयरफॉर अलाउइंग द सिचुएशन इन देयर इज अ लिटिल इफ एनी मार्केट एक्टिविटी फॉर एसेट। देखो लिटिल बोला है, मतलब कुछ भी मिले। लेवल 3 में क्या है, कुछ भी मिले उसके हिसाब से ले लो। पहला वाला तो एग्जैक्टली मिलेगा आपको, मार्केट में चल रहा है भाई। दूसरा, मार्केट में चल रहा है लेकिन सिमिलर का चल रहा है या नॉन एक्टिव चल रहा है, मतलब एक्टिव मार्केट में चल रहा है या नॉन एक्टिव में चल रहा है, तो सिमिलर वाला लेने का, ठीक है। और थर्ड वाले में जो मिले लिटिल लिटिल दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है, ले लो, उसके हिसाब से फेयर वैल्यू डिसाइड कर लो। एग्जाम्पल would be financial forecast, example cash flow और profit and loss develop using the entity own data। बोलेंगे अभी हमारा ये साल में 100 करोड़ हुआ टर्नओवर, आप बोलेंगे नेक्स्ट ईयर सर 200-250 करोड़ होगा, तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं? लिटिल लिटिल भाई, ये बेसिस पे, ये साल के बेसिस पे आप सेकेंड ईयर का निकाल रहे हो, ठीक है। तो लेवल 3 होगा। तो लेवल 3 में जो भी थोड़ा बहुत मिले जिससे हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे स्पेसिफिक डेट पे, वो इनपुट आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपको याद रखना है। थोड़े बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेयर वैल्यू मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।